यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नमस्कार, जय भीम। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं एक चर्चित लेखिका सुशीला टागभोरे जी से। सुशीला टागभोरे जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, जय भीम। इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत आपकी कराऊं, बताना चाहूंगा कि सुशीला टागभोरे जी एक चर्चित लेखिका हैं, नामी लेखिका हैं। साथ में वो समाज सेवा भी करती हैं। कई मैगजीनों का उन्होंने संपादन किया है, काफी सारी किताबें उन्होंने लिखी है। आज उनके बारे में उनसे ही हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। तो टागभोरे जी, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ पर पढ़ाई लिखाई हुई आपकी, आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा? जी संजीव भाई साहब, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के जी। जिला होशंगाबाद, हाँ। तहसील सिवनी मालवा के गांव बनापुरा में हुआ है। और मेरी जन्म का सन है 1954। 1954 में मध्य प्रदेश की सामाजिक स्थिति कैसी थी वो सभी जान सकते हैं। ऐसे छुआछूत के वातावरण में एक निम्न जाति, सफाई कर्मचारी जाति जो वाल्मीकि कहलाती है, उसमें मेरा जन्म हुआ। बानापुरा के माहौल में रहकर ही मेरा बचपन बीता। मेरे पिता रेलवे में सफाई कर्मचारी का काम करते थे और माता घर में ही रहती थी, माँ जी। बाद में कुछ प्राइवेट काम उन्होंने भी किया था। हमारे पड़ोस में ही, मतलब नानी के पड़ोस में ही घर बनाकर मेरे माँ पिताजी रहते थे, तो नानी का सपोर्ट बहुत मिलता रहा हमको। नानी का काम था नागपुर, नानी का काम था सिवनी बनापुरा के जो नगर पालिका में सफाई का काम करती थी। ऐसे जाति समुदाय में मैं जन्मी हूँ और शिक्षा भी मेरी वहीं पर हुई है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और उसके बाद कॉलेज, बीए का एग्जाम मैंने वहीं रहकर दिया था। और उस समय का जो छुआछूत का वातावरण था, उसी के आधार पर मेरे साथ व्यवहार भी होता रहा कि क्लास में सबसे पीछे बैठना, और लड़कियों के घर हम नहीं जा सकते थे, सहेलियों के घर। सहेलियां भी दूर से ही रहकर बात करती थी। ऐसे माहौल में मेरा जन्म हुआ और ऐसे ही अनुभव लेकर मैं बड़ी हो रही थी। जी। तो आप थोड़ा सा अपने विवाह के बारे में बताइए कि आप कैसे नागपुर आई और फिर आगे का जीवन कैसा रहा, मैं चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैट्रिक के बाद ही मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाने वाली थी कि अच्छा। अब आगे नहीं पढ़ाना है। और मैंने काफी जिद की, आग्रह किया और उसके बाद सत्याग्रह किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। और इस तरह मेरी जिद को देखकर, या मैंने खाना नहीं खाया 2-3 दिन तक, तो मेरी हालत को देखकर मेरे माँ पिताजी ने कॉलेज में मेरा नाम लिखा दिया था। ये कॉलेज में जाने की मेरी यात्रा बड़े संघर्ष के साथ शुरू हुई। 3 साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल मैंने सिवनी मालवा के कुसुम महाविद्यालय बनापुरा, सिवनी मालवा, इस कॉलेज से मैंने बीए किया। बीए का एग्जाम दिया। उसी समय नागपुर से मेरे विवाह की बातचीत के सिलसिले में टागभोरे जी अपने परिवार के साथ बनापुरा आए थे। इसके पहले तो जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी से विवाह की बातचीत शुरू थी। 8वीं यानी 14 साल की लड़की, गांव में क्या हालत होती है कि बच्ची बड़ी नहीं हुई कि उसके भविष्य का, उसके करियर का, उसके मतलब किस तरह विकास हो, इसमें विचार नहीं किया जाता इसके लिए, बल्कि बस विवाह कर देना है। माता पिता की, परिवार की यही जिम्मेदारी वे मानते हैं। तो विवाह की बातचीत तो बहुत दिनों से चल रही थी। कभी इंदौर से बातचीत आई, कभी शादी के लिए रिश्ता, कभी
और भी दूसरे जगहों से, लेकिन नागपुर का जो रिश्ता आया उस समय तक मैंने बीए का एग्जाम दे दिया था और अब मेरे माता पिता गंभीरता के साथ इस पर विचार कर रहे थे कि अब बेटी की शादी कर देना है। जिस समय टागोर जी आए और उनके बारे में जानकारी ली गई, तब उन्होंने यही बताया था कि वे नागपुर के हाई स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाते हैं, प्रकाश हाई स्कूल गांधीबाग नागपुर। वहाँ वे शिक्षक का कार्य कर रहे थे। हमारे माता पिता को इसी बात की खुशी थी कि एक शिक्षक बहुत सदाचारी सज्जन व्यक्ति होते हैं और हमारी बेटी को भी अच्छे से रखेंगे। उनका परिवार भी छोटा है, एक बहन है, माँ है, तो बेटी सुखी रहेगी। इस विचार के साथ विवाह का रिश्ता तय किया गया। उसमें भी बीच में थोड़ा व्यवधान इस तरह आया कि जो तारीख टागोर जी के यहाँ घर में परिवार में तय करते थे वो हमारे यहाँ ठीक नहीं लगती थी और जो हमारे यहाँ ठीक करते थे उनको पसंद नहीं आती थी। तो इस तरह से 1 साल 6 महीने का टाइम और बीत गया और सन 1974 में विवाह का रिश्ता तय हुआ और विवाह 6 जून को मेरा विवाह हुआ। और इस तरह में बनापुरा से नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े शहर में मेरा आगमन हुआ। जी। तो यहाँ हाँ जैसे आए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर शिक्षक के रूप में आप और अपने आगे पढ़ाई की और शिक्षक के रूप में आपने काम भी किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो शिक्षकी काम आपका जो था, आप कॉलेज में आप पढ़ाती रही हैं, तो उस समय आपके साथ में क्या कभी ऐसी घटनाएं घटी जो जातिवाद के कारण आपको झेलना पड़ा? अगर ऐसी कोई घटना भी हुई हो तो उसके बारे में भी आप बताइए। जी हाँ, मैं थोड़ा सिलसिलेवार ही बताऊंगी कि जब मैं नागपुर से बनापुरा से नागपुर मेरा आगमन हुआ, घर परिवार में एक नया वातावरण मिला। माँ पिता का घर एक अलग वातावरण होता है, ससुराल का घर का वातावरण अलग होता है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मेरे अपने कौन लोग हैं कि मैं परायों के बीच में आ गई हूँ। इस तरह की अनुभूति मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि ननद जो हमारी साथ में थी वो कुछ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी और सासू जी भी थी तो वो बेटी का ही पक्ष लेती थी। और टागोरे जी दिन भर अपने स्कूल में रहते थे, उसके बाद सामाजिक काम से निकल जाते थे। मैं बड़ा अकेलापन महसूस करती थी। अब इसके साथ थोड़ा घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। एक मेंबर जैसे कि मैं, मेरे आने से खर्च कुछ बड़े होंगे या उन्हें लगा कि मैंने भी कुछ नौकरी करना चाहिए, इस दृष्टि से यानी कि नौकरी करना चाहिए, इस दृष्टि से मुझे टीचर ट्रेनिंग देने के लिए, बीएड करवाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। और शादी के 2-3 माह के बाद ही जुलाई से मैं कॉलेज में, जून में शादी हुई और जुलाई से मैं कॉलेज, बीएड कॉलेज नागपुर में जाने लगी। और यहाँ से मैंने 1 साल में बीएड किया। वो साल भी मेरे अनुभवों का बहुत बड़ा लंबा विस्तार की बातें हैं कि मैं बहुत छोटे गांव से आई थी और जब नागपुर की सड़कों पर चलती थी, बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो मुझे बड़ा डर लगता था। अकेले कहीं जाना मेरे लिए बड़ा कठिन था। ये मेरे बचपन के अपने एक अलग परिवेश में पलने के कारण ही ये सब कठिनाइयाँ मुझे सामने आ रही थी। तो बीएड जाते समय कुछ दिनों तक तो टागोर जी मुझे बीएड कॉलेज में छोड़ देते थे, कई बार बस में बैठा देते थे और फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब तुम अकेले जाओ। तो जैसे बस नहीं मिली तो हम तब मेडिकल कॉलेज के पास टीबी वार्ड के क्वार्टर में रहते थे। वहाँ से मेडिकल टीबी वार्ड से बर्डी तक पैदल आना और फिर बर्डी से बीएड कॉलेज के लिए इधर रवि नगर की तरफ जाना, यानी बड़ा लंबा सफर था। कभी ऑटो मिल जाते थे, कभी बस मिलती थी, कई बार मैं समझ नहीं पाती थी किधर जाऊं। तो ये परिस्थिति से गुजरते हुए मैंने बीएड किया। और बीएड के समय जो लड़कियां थी नागपुर की, पढ़ी लिखी, बहुत होशियार, प्रगतिशील, बहुत ही मुंहफट और बड़ी मजाकिया स्वभाव की, उन लोगों ने मुझे तंग भी किया कि अरे ये गांव से आई है, इसको कुछ नहीं मालूम, या इसको सताओ, परेशान करो। तो ऐसे भी माहौल का मैंने सामना किया कि वे मेरे साथ मजाक करती थी और मुझे लगता था कि सच में जरूर मतलब कुछ सच बात बोल रही हैं, तो मैं परेशान हो जाती थी इस तरह। लेकिन पढ़ाई में मेरा मन बहुत लगता था। बीएड कॉलेज के लिए जो पुस्तकें लगती थी वो लाइब्रेरी से लाते थे,
मैं और टागोर जी हम साथ में ही जाते थे। लाइब्रेरी की किताबें, घर का दिन भर का काम करने के बाद जब सब सो जाते थे, मैं किचन में चूल्हे के पास बैठकर अपनी पढ़ाई करती थी। और उसके बाद जब परीक्षा का समय आया तो घर में कैसा, ननद साथ में रहती थी, उसके बच्चे थे, उसका पति भी हमारे घर में घर जवाई के रूप में रहता था, और घर सिर्फ एक कमरे का था, एक कमरा, एक छोटा सा किचन, इतने ही घर में। सामने का जो छोटा खुला बरामदा था उसको लकड़ी के पड़ पे लगाकर एक छोटा सा आड़ जैसी कर ली थी, लेकिन वो कमरा जैसा बड़ा नहीं था। इतने छोटे घर में जवाई, बेटी, बच्चे, सब सास, ननद, सब हम एक ही कमरे में रहते थे। ऐसी स्थिति में घर में पढ़ाई करना मुश्किल था। तो कई बार मैं क्या करती थी कि बीएड कॉलेज से लौटते समय मैं अपनी बर्डी में जो मोर भवन लाइब्रेरी है, वहाँ के लाइब्रेरी बंद रहती थी, लेकिन खुला बरामदा था, बड़ा बरामदा, मैं वहां जाकर उस बरामदे में बैठकर 1-2 घंटा पढ़ाई करती थी। इसके बाद में घर जाकर फिर घर के काम से लग जाती थी, खाना बनाना, खिलाना, बर्तन मांजना, धोना, ये सारे काम फिर एक बहू के नाते मुझे ही करना पड़ता था। इतनी सब कठिन स्थिति से गुजरते हुए मेरे अच्छे यानी फर्स्ट क्लास में नंबर लेकर मैं बीएड कर सकी, पढ़ाई मेरी अच्छे से हो सकी। और उसके 2-3 महीने के बाद ही एक नौकरी की यानी खोज शुरू हो गई। नौकरी इतनी जल्दी मिलना मुश्किल था। तब इस शिक्षिका की नौकरी बनने के पहले मैंने एक नौकरी और की थी, मातृ सेवा संघ, एक अस्पताल है, प्रसूति गृह मातृ सेवा संघ। यहाँ पर जो जचकी के लिए, डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आती थी, तो वो पेशेंट के जो गंदे कपड़े हैं उनको गिनकर धोबी को देना। लेनिन कीपर इस नौकरी का नाम था। लेनिन कीपर की नौकरी मैंने उस समय की, और ये करीब 2-3 महीने तक मुझे करना पड़ा। और ऐसे समय में मैं पेशेंट के रूम में जाकर कपड़े लेती थी, गिनती थी, धुले हुए, और वो कपड़े धोने के लिए धोबी को देती थी। तब मुझे बड़ा संकोच लगता था। वहाँ की नर्स लोग कहती थी, अरे तू तो बीए बीएड है, तू क्यों ये नौकरी करती है, तुझे क्या कमी है, तुझे क्या जरूरत है, क्या तेरे घर में इतना खर्च की जरूरत है जो तुझसे ये नौकरी करवा रहे हैं। तो ये मेरा एक अलग अनुभव था। एक बार वहां पर हमारे प्रकाश स्कूल, टागोर जी के प्रकाश स्कूल के जो इंचार्ज थे, सुपरवाइजर, वो उस अस्पताल में अपनी बेटी को लेकर आए। तो बेटी के 1-2 बार उन्होंने मुझे देखा था, प्रकाश स्कूल में टागोर जी के साथ में गई थी, तो उन्होंने मुझे वहां देखा। और जिस समय बीएड के लेसन चल रहे थे, लेसन प्लान लेना पड़ता था टीचर ट्रेनिंग के लिए, तो मैं प्रकाश स्कूल में भी लेसन लेने के लिए गई थी, क्लास में बच्चों को पढ़ाना और उसका सुपरविजन करके मुझे उस पर नंबर दिए जाते थे। तो जकाते सर ने वहां मुझे देखा था। उन्होंने कहा, अरे टागोरे मैडम, आप यहाँ कैसे? मैं इतनी अचंभित भी रही और इतनी दुखी हो गई कि ये सर मुझे देख रहे हैं, और मैं ये कौन सा एक तरह से सफाई का ही काम है कि गंदे कपड़ों को उठा रही हूँ, धोबी को दे रही हूँ। तो मुझे बहुत संकोच हुआ था। फिर भी घर में बताने से कोई फायदा नहीं था, नौकरी करना जरूरी था। और इस तरह दिन निकलते रहे। और फिर टागोर जी के स्कूल में, प्रकाश हाई स्कूल गांधीबाग नागपुर में, एक पोस्ट खाली हुई शिक्षक की। और वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने टागोर जी को बुलाकर कहा कि आपकी मिसेज बीए बीएड है, आप उन्हें लेकर आइए और ये नौकरी उनको हम दे सकते हैं। तो वहाँ मुझे बुलाकर इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, और इस तरह मेरी वहाँ प्रकाश हाई स्कूल में नौकरी लगी। पहली नौकरी का अनुभव तो मेरा मातृ सेवा संघ की नौकरी का है। उसके बाद शिक्षिका की नौकरी वहाँ मिली। वहाँ टागोर जी के परिचित बहुत लोग, सभी लोग, वो लोग मुझे भाभी जी कहते थे, यानी स्कूल के स्टाफ के लोग मुझे भाभी जी कहते थे। इस तरह मुझे लगता था कि मैं घर परिवार के ही बीच में हूँ। कभी कोई गलती हो गई तो भी चलता है, बच्चों की शिकायत है या कुछ बात है वो भी चलता है। लेकिन इस बीच जब हमारे हेड मास्टर शंकर राव सुपारी जी की बेटी भी जब उस स्कूल में आई, तो सीनियर मैं थी, वह जूनियर थी, तो उसको आगे कैसे लाना, ये इसके कारण वो मेरा रिकॉर्ड खराब करने लगे हमारे हेडमास्टर। तो किसी भी गलती में मेरा ऑब्जर्वेशन करना और मेरी गलतियां निकालना और मुझे नोटिस देना, इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। उस समय मैं एमए करना चाहती थी, बीए बीएड में थी, इसके बाद हिंदी लिटरेचर में एमए करना चाहती थी। उसके लिए हमारे
हेडमास्टर से परमिशन लेना जरूरी था, तब सन 78 77 से लेकर 85 तक उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, 7 साल तक। क्योंकि वो कहते थे तुम हाई स्कूल में पढ़ाती हो, तुम्हें एमए करने की क्या जरूरत है, परमिशन ही नहीं देते थे। और जब उनकी बेटी को अंग्रेजी में एमए करना था और उसको परमिशन देना था, तब 85 में उन्होंने अपनी बेटी को परमिशन दी, उसके साथ मुझे भी एमए हिंदी लिटरेचर में करने के लिए परमिशन दी। और परिणाम ये हुआ कि उनकी बेटी एमए नहीं कर सकी और मैंने 85-86 में एमए प्रथम श्रेणी में पास किया। और ये जो मेरा एमए शुरू हुआ, एमए बीएड होने के बाद मैं किसी भी जूनियर कॉलेज में प्राध्यापिका बन सकती थी। हालांकि मैंने उच्च शिक्षा अपनी खुशी से लेना चाहा था कि मैं उच्च शिक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन उसका फायदा मुझे इस तरह मिला कि जैसे ही हमारे सेठ केसरीमल पोरवल कॉलेज कामठी में जूनियर कॉलेज के प्राध्यापक की नौकरी का रिक्त स्थान बना और मुझे सूचना मिली, तो मैंने वहां अप्लाई किया। और वहां के जो प्राचार्य जी थे उनको मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा और खुशी के साथ उन्होंने मुझे वहां अब हिंदी प्राध्यापक के पद पर नौकरी दी। तो इस तरह मेरी नौकरी की यात्रा शुरू हुई। हाँ हाँ, तो अब आप इस बीच में पीएचडी भी आपने किया, और उसके जी हाँ। साथ कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं आपके जिसको मैं कहानी के रूप में और आपकी जीवनी के रूप में मैं पढ़ चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी इस बारे में जानें कि आपका जो अनुभव है, जो आपके कलीग्स हैं, जो साथ में जो प्रोफेसर महिलाएं हैं, उनको आपके साथ में कैसा व्यवहार रहा कॉलेज में, इस बारे में आप कुछ बताइए। जी हाँ, तो मैं स्कूल की नौकरी छोड़कर कॉलेज की प्राध्यापिका लेक्चरर बन चुकी थी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और बड़ा अच्छा मन में अभिमान लगता था। एक बात तो यही थी कि यहाँ भाभी जी बोलने वालों के बीच से निकलकर मैं उस माहौल में गई जहाँ सब मुझे मैडम कहते थे। और एक थोड़ा यहाँ टागोरी जी के साथ जाना, टागोरी जी के साथ लौटना, यानी पूरा एक बंधा बंधाया टाइम टेबल था। लेकिन पोरवल कॉलेज जाना यानी कि नागपुर से भी मुझे 17-18 किलोमीटर की लंबी यात्रा करना था। जहां हम रहते थे पहले मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर्स में रहते थे, उसके बाद घर भी बदलने की लंबी कहानी है। फिर हम अजनी के रेलवे क्वार्टर में किराए से रहे, उसके बाद फिर हम और भी दूसरी जगह यानी श्याम टाकीज के पास नागपुर में एक अलग मोहल्ला है ओबीसी लोगों का, वहां पर किराए से रहे। और उसके बाद फिर सकरदरा चौक पर हमने अपना खुद का फ्लैट खरीदा था। तो ये पूरे घर बदलने के समय मेरे घर से लेकर कामठी तक जाने की यात्रा भी चलती रही। कामठी यानी नागपुर से बरडी, बरडी से कामठी बस स्टॉप, कामठी बस स्टॉप से भी 15 मिनट का पैदल का रास्ता। यानी मुझे घर से निकलकर कॉलेज पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगते थे और आने में भी 2 घंटे लगते थे। तो जब मैं नया अनुभव मुझे मिला, कॉलेज में रहने का बहुत अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि लोगों को पता है कि मैं किस जाति की हूँ, और यह जो मेरा जिस पद पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है वह एससी कोटे का था। अगर ये पद एससी कोटे का नहीं होता तो शायद मैं इस पद पर नहीं पहुंच सकी होती। और उस समय मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आभार माना था कि यह उन्हीं की देन है कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सहूलियतें की हैं, लिखित संविधान में इस तरह का आरक्षण दिया है कि हम जैसे लोग जो बहुत पिछड़े हैं और हमें आगे नहीं आने दिया गया है सदियों से, अब कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें इस तरह का संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से, उनकी अनुकंपा से कॉलेज में जाने का मुझे अवसर मिला। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जाति का ठप्पा तो साथ में ही रहता है, यानी जाति कभी जाति नहीं है। ये कौन है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितनी अच्छी बातचीत करती है, भाषा बोली शैली कैसी है, इस सब के बाद भी यही पूछा जाता है तुम्हारा सरनेम क्या है, टागभोरे। अरे टागभोरे तो महाराष्ट्रियन होते हैं, आप मराठा हो क्या, आप महाराष्ट्र के हो क्या, आप ब्राह्मण हो क्या, इस तरह की बहुत सी बातें होती थी।
तब मैं क्लियर कहती थी, नहीं मैं एससी हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं वाल्मीकि समाज की हूँ। तब वो ये देखते थे कि कामठी में भी जो सफाई करने वाले अपने आप को, जिनके हमारी रिश्तेदारी हैं, टाकभोरे सरनेम वाले, उनके घर के आसपास झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। तो जो कामठी में रहने वाले विद्यार्थी और शिक्षक, उनको लगता था कि ये टाकभोरे और वो टाकभोरे एक ही हैं क्या। कई बार वो स्टूडेंट मुझसे पूछते थे कि मैडम हमारे घर के आसपास जो सफाई करते हैं वो भी टाकभोरे हैं, तो आप और वो एक ही हो क्या, उनका सरनेम भी टाकभोरे है, आपका सरनेम भी। तो मुझे बड़ा संकोच होता था कि हमारे समाज के लोग बदलते क्यों नहीं है। इतना समय बदल गया है, इतना पढ़ने की सुविधाएं मिल गई हैं, पढ़ लिख के हमें दूसरे काम अपनाना चाहिए, लेकिन लोग अपना काम छोड़ते नहीं, या यह भी एक कठिन स्थिति है कि उनको दूसरे नौकरी आसानी से मिलती नहीं है। तो विद्यार्थियों की ओर से इस तरह की बातें सुनने पर संकोच होता था। फिर मैंने संकोच होकर यह भी कहती थी, हाँ वो और मैं एक ही हूँ, वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए सफाई का काम कर रहे हैं, मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं आपको पढ़ाने का काम करती हूँ। अब उनके मन में मेरे प्रति श्रद्धा भाव रहती थी या नहीं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन औपचारिकता बस वो लोग मुझे मैडम मिस कहकर ही सम्मान देते थे। और हमारे यहाँ के प्राध्यापक तो अधिकांश ब्राह्मण समाज के ही थे, और वो इतने होशियार रहते हैं कि दिखाते नहीं हैं कि वे जाति भेद मान रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक निश्चित दूरी हमेशा रहती है। एक बार का प्रकरण मेरी आत्मकथा शिकंजी के दर्द में मैंने लिखा है कि ये हमारे कॉलेज में यह भी चलता था प्राध्यापिका स्टाफ के बीच में कि हम एक दूसरे को घर में बुलाते थे और भोजन दावत की ये आयोजन करते थे। तो कई शिक्षिकाओं ने मुझे अपने घर में बुलाया था, प्राध्यापिकाओं ने। तब मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी उनको अपने घर में बुलाऊं। मैंने भी बढ़िया खाना, गुलाब जामुन और पनीर, ये सब बढ़िया खाना बनाया, और मैं फोन कर करके इंतजार करती रही और उनको आग्रह करती रही कि आप लोग कब पहुंच रहे हैं। और जब मेरे घर लोग आए तो 13 महिला में से सिर्फ 3 महिला आई थी। और उनमें जो ब्राह्मण महिला थी उसने तो सीधा कहा, आपको पता नहीं आज चतुर्थी है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था चतुर्थी है, लेकिन आपने तो पहले से बताया ही नहीं कि आप खाना नहीं खाएंगी और आप मेरे घर आ रही हैं। तो बोले ऐसा करो, मुझे बस 1 कप दूध दे दो, दूध को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी अपवित्र कुछ चीज ऐसी गई तो वो फट जाता है। तो उसने दूध लेने को मंजूर किया, लेकिन दूध के भी बदले उसने यही कहा था कि मुझे एक पेड़ा दे दो, पेड़ा यानी जो दुकान से मिठाई वगैरह लाई जाती है। तो इस तरह उसने अपना मेरे घर का भोजन को नकार दिया। और जो 2 महिला थी वो ओबीसी महिलाएं थी, और उसमें भी वो थोड़ा मिक्स थी, यानी इस तरह का थोड़ा जाति भेद का आधुनिकता के हिसाब से टालती थी। तो उन्होंने खाना मंजूर किया। तो ये मुझे बड़ा अफसोस लगा था, और मैंने तभी तय किया था कि आज से मैं भी अब किसी दूसरी महिला के घर नहीं जाऊंगी। जब वे लोग मेरे घर का खाना नहीं खा सकती हैं तो मैं क्यों उनके घर का खाना खाना मंजूर करूं। हमारे घर में अपना सब कुछ है, हम किसी के भरोसे नहीं, किसी की हमको जरूरत नहीं, तो हमारे भी अपना स्वाभिमान है, और हमें इस तरह से उनका भी बहिष्कार करना चाहिए। तो यह तो एक बात हुई जी, कि हमारे कॉलेज में किस तरह से इस तरह का जाति भेद मौजूद था। हमारी मुखर्जी मैडम जो बंगाली है, मुखर्जी ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण, एक बार बड़े अच्छे से मेरा हाथ पकड़ के बोली, मैडम मुझे तो पता ही नहीं था, मैडम मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई क्या पता नहीं था? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप एससी हो, आप तो लगती नहीं हो, इतना अच्छा रहन सहन, बातचीत, व्यवहार। मैंने कहा हाँ मैडम, आपको नहीं पता था कि मैं जिस पोस्ट पे आई वो एससी कोटे की पोस्ट थी? नहीं नहीं, बोले मुझे तो नहीं पता था। इस तरह उसने बड़े हैरत व्यक्त की, और फिर उसी बात को उसने दूसरी सब महिलाओं को बताया होगा कि अरे ये तो टागोरे तो वाल्मीकि है, एससी है, सफाई कर्मचारी समाज की है। यानी फिर उसके बाद व्यक्ति का मूल्यांकन पूरी तरह से कम कर दिया जाता है। अब इस संबंध में मैं एक बात और बताना चाहूंगी। हमारे कॉलेज में एक मेसराम मैडम अंग्रेजी पढ़ाती थी, अंग्रेजी मेसराम यानी बौद्ध महान। तो मेसराम और मिश्रा,
मिश्रा और मेश्राम। इसके संबंध में एक बात है कि एक स्टूडेंट आई, बोले मैडम मिश्रा मैडम नहीं दिख रही, मिश्रा मैडम कहाँ गई? मैंने कहा अपने कॉलेज में तो कोई मिश्रा नहीं है। नहीं वो मिश्रा मैडम है ना, अंग्रेजी पढ़ाती हैं। मैंने कहा वो तो मेश्राम मैडम है। अरे वो मिश्रा नहीं है क्या? हम तो उसको मिश्रा समझ रहे थे। मिश्रा यानी ब्राह्मण और हम्म। मेश्राम यानी महार। यानी बच्चों के मन में जाति भेद कितना बुरी तरह से भरा हुआ, बचपन से भर देते हैं कि वो जाति के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं और उसी आधार पर उनको देखते हैं। तो ये अनुभव बड़े गहरे हैं, बहुत सारे हैं। अगर आप पूछेंगे कि मैंने मकान, हम लोगों ने मकान प्राप्त करने के लिए कितनी जद्दोजहद की, तो वहां भी जाति भेद किस तरह से आड़े आया, यह भी एक लंबी कहानी है। जी सर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वैसे आपकी किताबों पे भी हम अलग से बातचीत करने वाले हैं आपसे, हाँ लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका लिखने के बारे में कुछ बताइए कि आपने लिखने की शुरुआत कैसे हुई, आपको किसने प्रेरित किया, या कहाँ पर कैसी ऐसी कौन सी बात आ गई कि आप लिखने के लिए आपने कविताएं लिखी, आपने कहानियां, उपन्यास, आत्मकथा भी आपने लिखा है। तो लिखने के बारे में बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई। ये शुरुआत मेरे बचपन से ही है। लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन सही मायने में जो लेखन की प्रवृत्ति लोगों के मन में, दिल दिमाग में होती है, वो बचपन से ही उसका असर दिखने लगता है। मैं बहुत छोटी थी, यानी चौथी पांचवी पढ़ती थी उस समय। कई बार कोई बात कोई कहे तो मैं उसकी तुकबंदी करने लगती थी। जैसे मेरी हम्म। भाभी फिल्मी गानों की कोई लाइन याद कर रही है, तो उस लाइन के बाद कौन सी लाइन हो सकती है, उसको मैं तुकबंदी के रूप में जोड़ के वैसे ही बता देती थी। तो मेरी भाभी ने एक बार मुझे कहा था कि ये गाना तो तुमको नहीं मालूम, तुमने कैसे बताया? मैंने कहा यति गति जो लास्ट की तुक होती है ना, उसके आधार पे मैंने कहा इसकी लाइन ऐसी ही हो सकती है। तो इस तरह मेरी माँ भी मुझे बड़ी हैरत से देखती थी कि जब कोई भी कहानी, कल्पना, विचार मेरे मन में किस तरह आता था, जैसे अंधेरे में तीर छोड़ना और उसको समझ जाना कि हाँ ये क्या बात है, क्या कही गई है, या क्या इसको समझना चाहिए। ये मेरे प्रवृत्ति मेरे मन में बचपन से ही थी। और जब पांचवी छठवीं में भी जब गुरुजी हमें प्राइमरी स्कूल में कोई कविता पढ़ाते थे, तो वैसे ही कविता या वैसे ही भाव की कोई लाइनों को मैं अपनी कॉपी में लिख लेती थी। तो वो बहुत बचपन की बातें हैं। लेकिन सातवीं आठवीं में आने के बाद मैं समझने लगी थी कि ये जो मैं लिख रही हूँ ये भी कुछ चीज है, और मैं अपने स्कूल की कॉपी के पीछे के पन्नों में इनको लिखा करती थी। सातवीं आठवीं और नौवीं दसवीं तक मुझे लगने लगा था कि ये मेरी कविताएं हैं, और उसको मैंने एक कॉपी थी, स्कूल की कॉपी जो कोरी थी, उसमें मैंने अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। और स्वाति बूंद और खारे मोती जो मेरा काव्य संग्रह है, उसमें उसकी अधिकांश कविताएं बल उसकी अधिकांश कविताएं इसी समय के बीच की लिखी हुई कविताएं थी। जब मैं नौवीं दसवीं पढ़ती थी, जब 11वीं में थी और उसके बाद कॉलेज में गई, उस समय मैंने बहुत सी कविताएं लिखी थी। एक जो सिलिया कहानी है, उसके जन्म की बात पर कि पहली कहानी कैसे लिखी, इस पर भी कई प्रश्न आते हैं कि आपकी पहली रचना कौन सी है, या आपने कैसे लिखी। तो वो मेरी पहली रचना इस प्रकार है कि जिस समय में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, और वहाँ एक हिंदी पेपर आता था, हिंदी दुनिया, क्या नहीं तो। हाँ ये दुनिया, एक हिंदी दुनिया के नाम से एक न्यूज पेपर आता था। उसमें एक विज्ञापन छपा था कि शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। शूद्र वर्ण यानी अछूत समाज की वधू चाहिए। भोपाल के कोई सामाजिक नेता सेठी जी हैं, थे उस समय, और उन्होंने ये विज्ञापन दिया था कि वे युवा सामाजिक कार्यकर्ता समाज को बदलना चाहते हैं और एक अछूत लड़की से विवाह करना चाहते हैं। तो इस प्रसंग में गांव में बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई मेरी माँ का नाम पन्नाबाई है, पन्नाबाई की छोरी तो मैट्रिक पढ़ रही है और वही जाति में है, तो उसका पता भेज देंगे तो सेठी जी से विवाह कर लेंगे। इस तरह की वो चर्चा थी।
लेकिन मेरी माँ ने उनको मना कर दिया कि हम इस तरह के चोचलेबाजी या दिखावे की बाजी में हम अपनी बेटी का विवाह वहां नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये लोग 4 दिन का दिखावा करते हैं, बाद में हमारी बेटी को दुख तकलीफ होगी तो फिर हमारी बेटी को वापस आना पड़ेगा। इस तरह से वो विवाह तो की बात तो नहीं हो सकी, लेकिन इस बातचीत से मेरे मन में बड़ी हलचल मच गई थी कि क्या एक सवर्ण नेता व्यक्ति एक अछूत लड़की से शादी कर सकता है। ये बड़े चिंता की बात थी, बड़े सोच विचार की बात थी, और मेरे मन में दिलो दिमाग में इस तरह के बहुत विचार उमड़ते घुमड़ते रहे। और उसी के साथ मुझे अपनी पिछली बातें याद आई कि जब मैं 5वीं कक्षा में थी, टूर्नामेंट में सिवनी मालवा गई थी, तो वहां मेरी सहेली की मौसी ने मुझे पानी का गिलास भी नहीं दिया था। किस तरह मेरे मामा की बेटी एक बहुजन समाज की महिला के कुएं पर चढ़ गई तो कैसे चिल्ला चोट मची थी, अरे भाई दौड़ो री जाने तो मेरा हमारा कुआं खराब कर दिया, बाल्टी खराब कर दी। इतना छुआछूत मानने वाले लोग क्या एक अछूत लड़की से शादी करेंगे, ये बड़ा प्रश्न था। और इसी के साथ सिलिया कहानी का जन्म हुआ था। उस समय में 11वीं पढ़ती थी। हालांकि वह पृष्ठभूमि वहीं तक थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे बहुत दिनों तक, बहुत आगे तक पढ़ना है और अच्छी नौकरी करना है। बाद में जब इसको टूटता वहम कहानी संग्रह में संकलित किया, तब उसमें मैंने एक पैराग्राफ और जोड़ा था कि यह सिलिया जो है वह किसी बड़े सभागार में अपना भाषण देने गई है। वह लेखिका है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और उसके सम्मान में बड़ा आयोजन किया गया है। एक सवर्ण महिला पीछे पानी का गिलास लेके खड़ी है और वह उस महिला को देखकर उस घटना को याद करती है कि उसको बचपन में एक गिलास पानी भी नहीं मिला था। तो यह एक स्थिति है कि पहले छुआछूत की ये पराकाष्ठा थी, आज पढ़ लिख कर हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारा भी सम्मान होने लगा है। लेकिन फिर भी ये सम्मान बाहरी ही है, दिखावे का ही है, दिल से अभी भी वो जाति भेद जाता नहीं है। तो इस तरह के अनेक अनुभव हैं जाति भेद के। ये विवाह के पहले के अनुभव आपको बताई हूँ, और उसके बाद भी विवाह के बाद भी कई ऐसे अनुभव हैं जो जाति भेद के हमारे जीवन में आए। और जाति भेद की जब जब मन में दुख संताप जागा है, तब तक मेरे लेखनी ने अपनी बात कही है। और मेरे लेखन जो है वो ज्यादा अधिक यानी संपूर्ण रूप में दलित विमर्श और नारी विमर्श के रूप में ही लिखा गया है। जब जब एक स्त्री के रूप में मुझे संतप्त होना पड़ा, मुझे प्रताड़ित किया गया, तब तक मेरी लेखनी ने अपने दुख की कथा कही है। वह अब मैं कह सकती हूँ मेरे एक अकेले का दुख नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी जाति का दुख है, क्योंकि समाज में नारी को इसी तरह का संताप भोगना पड़ता है। और हमारा दलित समाज तो पूरी तरह से छुआछूत भेदभाव का अपमान सहता है, भेदभाव का अन्याय अत्याचार सहता है। यह भी मेरे लेखन का अपना केंद्रीय भाव रहा है और इसी उद्देश्य से लिख रही हूँ। दलित लेखिका है, उनमें तो आपकी रचनाएं काफ़ी पढ़ी जाती है, तो उन सब में सबसे ज़्यादा आपकी रचनाएं जो हैं वो पढ़ी जाती है, और पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं जो है शामिल है। साथ में आप जो है समाज सेवा को लेकर के भी काम कर रही हैं। आप जाग बिरादर करके एक पत्रिका भी आप निकालती रही हैं, और मेरा ख्याल है वो पत्रिका भी शायद चल रही है, बेहतर बता। तो ऐसे जो वंचित समाज के जो बच्चे हैं, ऐसी जो लड़कियां हैं जो कि वो आपके इस कार्यक्रम को देख रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो सारा चीज वो झेल रही हैं जो आप पहले आप झेल, तो जी। जानना चाहूंगा आप ऐसे बच्चों के लिए या ऐसी लड़कियों के लिए जिनके लिए आप प्रेरणा हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो आगे बढ़े और अपना कोई एक मुकाम जो है वो हासिल कर पाए? विशेष करके महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, अपने समाज के सभी युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा पाना सबसे पहला हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे समाज के बच्चे अधिकतर मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास होने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं। लड़कों के बीच में तो ये लापरवाही बिल्कुल स्वतंत्र रूप में दिखाई देती है। बच्चियों की पढ़ाई को प्रयास पूर्वक रोक दिया जाता है, जैसे कि मेरी पढ़ाई रोकी गई। अगर मैं मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ पाती तो मेरे उतनी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था
कि मैं उसके आगे बढ़ नहीं पाती या आगे चल के अच्छी नौकरी करना या इस तरह के माहौल से जोड़ना मेरे जीवन में असंभव था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा पाना हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। चाहे हम रोटी ना खाएं, चाहे हम भूखे रहें, चाहे हमें कितना भी प्रताड़ित होना पड़े, चाहे अपमानित होना पड़े, लेकिन किसी भी रूप में हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा का संबल है तो कभी ना कभी तो हमें उसका फायदा मिलेगा। एक हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, हम अपने जीवन में इस तरह का सम्मान पा सकते हैं। भले ही वो सम्मान दिखावटी हो, अधूरा हो, लेकिन उसके बल पर हम स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। यह हमारा ये मन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और लड़कियों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी, विशेषकर अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, कि जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मेहनत करती हैं। महिलाएं अगर मन में ठान लें, चाहे वो शेरनी हो, चाहे वो नागिन हो, एक महिला पूरी तरह से अपने उद्देश्य को पाने में सफल होती है। महिलाओं में बहुत ताकत होती है, इच्छा शक्ति होना चाहिए और संघर्षों से बीच से गुजरते हुए अपने रास्ता बनाना आना चाहिए। यह मेरा अपना जीवन एक इसका उदाहरण है। मैंने आत्मकथा लिखी, उसके पीछे यही लक्ष्य लिखा था कि यह आत्मकथा मैं अपने स्वांतः सुखाय नहीं लिख रही हूँ, बल्कि समाज को मालूम होना चाहिए कि जिंदगी में दलित महिलाओं के साथ इस तरह के प्रकरण भी घटते हैं। उसके बाद भी मैं आगे बढ़ती रही। मेरे जीवन में कई प्रकार की यात्राएं चलती रही, जिसमें सामाजिक कार्य है, लेखन है, नौकरी है, मेरा अपना परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनके शादी ब्याह, हर बात की जिम्मेदारी मैंने निभाई है। तो महिलाएं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी निभाएं और उसके साथ अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपनी प्रगति, उसको भी पूरी तरह अपने ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी के उद्देश्य को, मंजिलों को पा सकती हैं। अच्छा जी भाई, आवाज आवाज हाँ अच्छा, आवाज तो अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने एक समय निकाला हमारे साथ, इस एपिसोड में आपने बातचीत किया। और अगर हम भविष्य में भी आपसे कुछ बातचीत किन्हीं विषयों पर करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद